Hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome back to our साइंस क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा। ये सब चीज़ें हम लोग कल अच्छे से डिस्कस किए थे अपनी फर्स्ट क्लास में। ठीक है, आज वापस से अपनी क्लास में हम लोग मिल रहे हैं और आज अपने चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे। ठीक है, तो कल की नॉलेज को यूज करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आज आते हैं अपनी पीपीटी पर और यहाँ पर देखते हैं कि किन टॉपिक्स को हमें डिस्कस करना रहेगा आज। चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी। तो आज मेनली हमको दो टॉपिक देखने हैं। पहला है ओम्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज आता है क्वेश्चन स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को बताइए या डिराइव ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को डेरिवेशन करिए। ठीक है, तो ये देखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। आखिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस कल हम लोग देखे थे ना, रेजिस्टेंस की किस तरीके से वो बनती है, फिगर कैसे बनता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का फिगर कैसे बनता है, रिहोस्टेट का फिगर कैसे बनता है, ये सब चीजें कल देखे थे हम लोग। आज हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो ये दो टॉपिक्स आज के होने वाले हैं। आ जाते हैं अपनी एनसीईआरटी पर और चीजों को शुरू करते हैं यहां से। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ फिर से शुरू करना पड़ेगा। हिस्ट्री चैप्टर नंबर 11। ओम्स लॉ। इन अ रिलेशनशिप is there a relationship between the potential difference across a conductor and the current through it। ठीक है, कह रहे हैं क्या कोई रिलेशनशिप होता है पोटेंशियल डिफरेंस में और करंट में। मतलब V और I, V अपना क्या है पोटेंशियल डिफरेंस और I क्या है अपना करंट। क्या इनमें कोई रिलेशन होता है, इसी को फाइंड करने के लिए आते हैं हमारे सामने ओम्स साहब। ओम्स जी आते हैं और अपना लॉ देते हैं जिसका नाम हो जाता है ओम्स लॉ। ठीक है, इसमें करना क्या है, इसमें ये करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में कुछ रिलेशन निकालेंगे। तो यहां पर ये एक एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्टिविटी 11.1। सेट अप अ सर्किट एज शोन इन फिगर 11.2 कंसिस्टिंग ऑफ अ नाइक्रोम वायर XY ऑफ लेंथ से 0.5 मीटर। कह रहे हैं यहां पर एक सेटअप बना रहे हैं, ये एक सर्किट बना रहे हैं ये। ठीक है, सर्किट, करंट नहीं। तुम सर्किट को करंट पढ़ते हुए नई बीमारी, कुछ अच्छी चीजें नहीं सीख रहे हो, नई बीमारी तुम्हारे अंदर आ रही है। सर्किट जो है CIRCUIT, इसको कल करंट पढ़ रहे थे, बार बार पढ़ रहे थे। जब तक कि स्पेलिंग पर ध्यान नहीं दिए तब तक तुम इसको करंट ही पढ़ रहे थे। ठीक है, ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं इसको, कि करंट तुम पर इस कदर सवार हो गया कि हर जगह करंट ही करंट दिख रहा है, सर्किट नहीं। तो यहां पर क्या बात हो रही है, एक सर्किट है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें X से Y तक ये जो जिग जैग फॉर्म में है एक नाइक्रोम वायर लगाया गया है जिसकी लेंथ है 0.5 मीटर। एक अमीटर लगाया गया है जो कि सीरीज में है। एक वोल्ट मीटर लगाया गया है जो कि पैरेलली कनेक्ट है। 1.5 और 4 सेल्स लगाए गए हैं। एक सेल का जो वोल्ट है वो 1.5 है, तो 4 सेल हो गए 6 वोल्ट की हमारी बैटरी हो गई। नाइक्रोम जो है ये किसका एलॉय होता है, तो निकल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन मेटल्स, इन 4 का मिल करके ये एलॉय बनता है। ठीक है, समझ गए बात को कि इस सर्किट में क्या हो रहा है। एक नाइक्रोम वायर X से Y तक लगाया जा रहा है जिसकी लेंथ 0.5 मीटर है और इसमें एक एमीटर पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं, की कनेक्ट कर रहे हैं, वोल्ट मीटर पैरेलल और अमीटर सीरीज में, और 4 ठो बैटरी लगा रहे हैं 1.5 वोल्ट की।
फर्स्ट यूज ओनली वन सेल एज द सोर्स इन द सर्किट। सबसे पहले हमें सिर्फ एक ही सेल को यूज करना है, मतलब 1.5 को। नोट द रीडिंग इन द अमीटर फॉर द करंट एंड रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर V फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द नाइक्रोम वायर XY इन द सर्किट। जब हम सिर्फ एक सेल का यूज कर रहे हैं, 1.5 वोल्ट का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ अमीटर की रीडिंग हमें लेनी है। अमीटर हमें बताएगा कितना करंट फ्लो हो रहा है, और वोल्ट मीटर बताया कि x और y के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। देखो इसके बीच में लगाया गया है ना, x वोल्ट मीटर का एक एंड x में और एक एंड y पर लगाया गया है, तो ये हमें बताएगा कि x y के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, टैबलेट देम इन टेबल गिवन, और इसको नीचे हमें जो टेबल दिया है वहां पर लिख लेना है। Next, connect two cells in the circuit and note the respective reading of the ammeter and voltmeter for the values of current through the nichrome wire and potential difference across the nichrome wire। कह रहे हैं अगला हमें काम करना है, अगला हमें ये करना है कि एक सेल की जगह दो सेल यूज करना है, और उसके बाद फिर वही रीडिंग हमें करनी है कि अमीटर में कितनी रीडिंग आ रही है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, वोल्ट मीटर में कितनी रीडिंग आ रही है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है एक्स वाई के बीच में। रिपीट द above स्टेप यूजिंग 3 cells एंड देन 4 cells इन द सर्किट सेपरेटली। उसके बाद 3 सेल लगाओ, रीडिंग नोट करो, 4 cells लगाओ, रीडिंग नोट करो। ठीक है, और इस तरीके से कैलकुलेट द रेशियो ऑफ V to I फॉर ईच पेयर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I। और इससे करके तुम क्या करो कि जो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है और करंट का जो रेशियो आ रहा है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट का जो रेशियो आ रहा है उसको यहां लिखते जाओ। ठीक है, लिखने के बाद क्या कह रहा है, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द ग्राफ। V एंड I, V और I के बीच में जो ग्राफ बनेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है कि जब 0.4 वोल्ट की बैटरी लगाई गई तब कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था। ठीक है, जब 0.8 वोल्ट की बैटरी लगाई तब कितना करंट फ्लो हो रहा था। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब इस एक्टिविटी में हमें क्या कंक्लूजन मिला, तो इन दिस एक्टिविटी यू विल फाइंड दैट अप्रॉक्सीमेटली द सेम वैल्यू फॉर V अपॉन I इज ऑब्टेन्ड इन ईच केस। जो रेशियो आया, जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो आया, वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। Thus, the VI graph is a straight line that passes through the origin of the graph। तो ये जो VI ग्राफ बना अपना, VI पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ बना, ये एक स्ट्रेट लाइन बना जो कि ओरिजिन से पास होता हुआ दिखाई दे रहा है। As shown in figure 11.3, thus VI is a constant ratio। Thus V upon I is a constant ratio। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे एग्जाम में क्या करते हैं, कई सारे ग्राफ बना देते हैं और कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का कौन सा ग्राफ है। तो तुमको इस तरीके से कोई ग्राफ दिखाई दे तो यही ग्राफ होता है VI ग्राफ, V अपॉन I ग्राफ। ठीक, इन 1827 a German physicist George Simon Ohm found that the relationship between the current I flowing in a metallic wire and the potential difference across its terminal। तो जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम जो थे, जिनके नाम से ही ये लॉ पड़ गया, ओम्स लॉ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, रिलेशनशिप निकाला, रिश्तेदारी निकाली, किसके बीच, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। तो इसमें ये फाइंड किए कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया जाएगा उतना ही करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही करंट होगा, कुछ इसी तरीके से। Thus, potential difference V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it। मतलब V जितना बढ़ेगा उतना ही हमारा I भी बढ़ेगा। इसका मतलब V is directly proportional to I। ठीक है, रिश्तेदारी निकल आई ना कि V जितना अमीर होगा I भी उतना अमीर होगा। V जितना गरीब होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना गरीब होगा, मतलब कम होगा, उतना ही हमारा करंट भी गरीब होगा। प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। इसी को ओम्स लॉ कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द मेटालिक वायर। ठीक है, यही है अपना पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रिलेशन, इसी को कहते हैं ओम्स लॉ।
इन अदर वर्ड्स V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, ये डेरिवेशन है। किस तरीके से करेंगे? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट R। V इज इक्वल टू I R। देखो V प्रोपोर्शनल टू I इस तरीके से लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू I और ये प्रोपोर्शनल हट रहा है तो इसको क्या कर दे रहे हैं? R। R क्या है? एक कोई कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, तो V इक्वल्स टू I R। यही है अपना क्या, जैसे K कांस्टेंट लगाते थे ना, यही है अपना ओम्स लॉ का एक फॉर्मूला। इससे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, अभी देखेंगे हम लोग। इन इक्वेशन 11.4 R is a constant for the given metallic wire at a given temperature and is called its resistance। R जो है ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब एक वायर, एक कोई भी सब्सटेंस करंट को फ्लो होने से, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकता है। एक ऐसा फैक्टर जो कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकता है, तो उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। ये एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो कि रजिस्ट करता है, रोकता है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से, चार्जेस को फ्लो होने से। इट्स एसआई यूनिट इज ओम। अब रेजिस्टेंस की डिस्कवरी इन्हीं ने, ओम्स भाई साहब ने की थी, तो इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है? एसआई यूनिट इज इक्वल टू ओम। इस तरीके से ओम बनाया जाता है। ठीक है, represented by the Greek letter this according to Ohm's law R is equal to V upon I। अब कोई दिक्कत नहीं है, V equals to I R आया है तो इसको अब तुम किसी भी तरीके से लिख सकते हो, R equals to V upon I। ठीक है, उल्टा सीधा किसी तरीके से। If the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ohm। कह रहे हैं कि अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है और करंट इनके वायर से फ्लो हो रही है 1 एम्पियर की, तो जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा इस वायर के थ्रू वो होगा 1 ओम के बराबर। कह रहे हैं कि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो, इनके बीच की जो करंट फ्लो हो रही है वो 1 एम्पियर की हो, तो जो ये मेटालिक वायर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा वो 1 ओम का होगा। ठीक है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, 1 एम्पियर की करंट, तो 1 ओम का रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा इस मेटालिक वायर से। ठीक है, तो ये डेफिनेशन याद कर लेना, व्हाट इज 1 ओम। 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere। Also from equation 11.5 we get I equals to V upon R। ठीक है, तो उसी को उल्टा सीधा करके किसी तरीके से काम चला रहे हैं। तुम बस एक याद कर लो, V equals to I R। इसको रन कर लो, उसके बाद जो भी वैल्यूज दी जाएगी उसका यूज करके तीसरे की वैल्यू निकाल देना। It is obvious from equation 11.7 that the current through a resistor is inversely proportional to its resistance। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कहा है कि करंट जो होती है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे यहां पर देखो लिखा हुआ है ना, अगर यहां पर I निकालेंगे I तो V अपॉन R होगा। इसका मतलब ये I क्या है? I इज करंट और रेजिस्टेंस के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्सली रिलेशन है, क्योंकि वो अपॉन में है। इसका क्या मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस जितना बढ़ेगा, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतनी कम होगी। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उसमें उतनी कम फ्लो होगी। किसी V को अगर देखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ही करंट भी ज्यादा फ्लो करेगी। ठीक है, समझ रहे हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। इफ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड द करंट गेट्स हाफ। समझ में आ रहा है? रेजिस्टेंस अगर डबल कर दी गई तो करंट हाफ हो जाएगी, रेजिस्टेंस को आधा कर दिया जाए तो करंट डबल हो जाएगी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। In many practical cases, it is necessary to increase or decrease the current in an electric circuit। कभी कभी क्या हो जाता है कि रेजिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज करना पड़ता है कुछ
जैसे पंखे हमारे होते हैं, पंखा होता है तो उसमें एक रेगुलेटर लगा होता है ना, कभी हमको उस डिवाइस को तेज करना रहता है और कभी धीमे करना पड़ता है, तो वो रजिस्टर्स ही होते हैं, रजिस्टेंस होते हैं उस रेगुलेटर में लगे रहते हैं जो कि हमारे फैन की स्पीड को रेगुलेट करते हैं। A component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance। तो variable resistance का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम पोटेंशियल वोल्टेज है उसको बिना हटाए अपने करंट को कम ज्यादा करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ डिवाइस कॉल्ड रिहोस्टेट इज ऑफन यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। और हम लोग रिहोस्टेट का भी इस्तेमाल करते हैं, तुमको दिखाए थे, यूज नहीं कर पाए वो भी, लेकिन देखे थे किस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो रिहोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में अपने रेजिस्टेंस को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए। वी विल नाउ स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी। अब नीचे दिए गए एक्टिविटी को हम करेंगे और समझेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है। रेजिस्टेंस मतलब कंडक्टर में एक प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, चार्जेस के फ्लो को क्या करे, रोके, तो उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। टेक अ नाइक्रोम वायर, अ टॉर्च बल्ब, अ 10 वॉट बल्ब एंड एन अमीटर 0 to 5 एम्पियर रेंज, अ प्लग की एंड सम कनेक्टिंग वायर। इतने सारे चीजों का जुगाड़ करके अपने पास रख लो। 3 ऑब्जेक्ट लिए हैं, 3 कंडक्टर लिए हैं, एक नाइक्रोम वायर लिए हैं, एक टॉर्च बल्ब और एक तुम्हारी 10 वॉट की बल्ब है। सेट अप द सर्किट बाय कनेक्टिंग 4 ड्राई सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट ईच इन सीरीज विद द अमीटर लीविंग अ गैप XY इन सर्किट। इस तरीके से एक हमें तैयार कर लेनी है अपनी सर्किट और XY के बीच में यहां पर जगह हमको छोड़ देनी, गैप रहेगा। बाकी अमीटर कनेक्ट कर दिए, ये कनेक्ट कर दिए, की को ध्यान रखना है, अभी हमें ओपन ही रखना है, क्लोज नहीं कर देना है, ठीक है, तो इसको हटा देना। अब एक एक करके हम यहाँ नाइक्रोम वायर लगाएंगे, फिर यहाँ पर हम टॉर्च बल्ब लगाएंगे इसके बीच में, और फिर 10 वॉट बल्ब लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से मतलब वोल्ट जो अपना ये है बैटरी है, इसके वोल्ट को सेम रखेंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। बस बीच में हम अलग अलग डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग कंडक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। क्या होगा? In this activity, we observe that the current is different for different component। जब इसको तुम करोगे तो अमीटर पे जो रीडिंग आएगी वो हर केस में अलग अलग आएगी। नाइक्रोम वायर में अलग आएगी, टॉर्च बल्ब में अलग आएगी, 10 वॉट के बल्ब में अलग आएगी। Why do they differ? आखिर वो डिफर क्यों हो रहे हैं? देखो रेजिस्टेंस का इसमें खेल होने वाला है। Certain components offer an easy path for the flow of electric current while the others resist the flow। इसमें कुछ डिवाइस ऐसी थी, नाइक्रोम वायर, 10 वॉट बल्ब और टॉर्च बल्ब, इसमें कुछ डिवाइस ऐसी थी कि करंट को फ्लो को वो रोकी नहीं, उसको तुरंत ट्रेवल कर जाने दी, ठीक है, तुरंत उसको ट्रेवल कर जाने दी, उसका कुछ यूज नहीं करी, ठीक है, उसका यूज नहीं हुआ, वो तुरंत फ्लो हो गया। इसका मतलब उसके अंदर रेजिस्टेंस कम था, और रेजिस्टेंस कम था मतलब करंट ज्यादा, रेजिस्टेंस कम था, हाँ, अरे I = V/R इस तरीके से लिखें। रेजिस्टेंस अगर कम था तो करंट ज्यादा था। जैसे नाइक्रोम वायर जब हम लगाएंगे, इस केस में अगर हम नाइक्रोम वायर लगाएंगे XY एंड पर, तो करंट जो होगी वो तुरंत फ्लो हो जाएगी, और अमीटर में हमें सबसे ज्यादा रीडिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि नाइक्रोम वायर सबसे कम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा। वहीं तुम्हारी टॉर्च बल्ब है, टॉर्च बल्ब जो होगी वो इससे थोड़ा सा कम रीडिंग दिखाएगी। टॉर्च बल्ब जो होगा, क्योंकि वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा तुम्हारी टॉर्च बल्ब, और रेजिस्टेंस थोड़ा सा प्रोड्यूस करेगा तो करंट भी थोड़ा सा क्या होगी, कम हो जाएगी, करंट थोड़ा सा कम हो जाएगी। और जो तुम्हारा 10 वॉट का बल्ब है वो ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, तो अमीटर में सबसे कम रीडिंग आएगी, करंट फ्लो जो होगा वो सबसे कम होगा। We know that motion of electrons in an electric circuit constitutes an electric current. The electrons, however, are not completely free to move within a conductor. They are restrained by the attraction of the atoms among which they move.
Thus, motion of electrons through a conductor is retarded by its resistance. कह रहे हैं कि हम लोगों ने पढ़ा कल ये चीज देखा था कि इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, करंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे बैटरी में, हमारे किसी भी सेल्स में, तो वो क्या करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं और इलेक्ट्रॉन के मोशन से ही इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, जनरेट होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ये हमेशा फ्रीली नहीं मूव करते हैं, इनके पास में और भी जो एटम्स वगैरह होते हैं ये इनको अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, और जो इनकी स्पीड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होना मतलब करंट का कम होना, उसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। अ कंपोनेंट ऑफ अ गिवन साइज दैट ऑफर्स अ लो रेजिस्टेंस इज अ गुड कंडक्टर। एक कंपोनेंट जो कि कम से कम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करे, लो रेजिस्टेंस मतलब वो करंट को कम रोके, तो हम उसको कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। करंट तुरंत पास हो गया या बहुत कम रुका, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं गुड कंडक्टर। अ कंडक्टर हैविंग सम एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ रजिस्टर। ऐसा कंडक्टर जिसके पास थोड़ा बहुत कैपेसिटी होती है करंट को रोकने की, ठीक है, करंट को रजिस्ट करने की, उसको हम लोग रजिस्टर कहते हैं। A component of identical size that offers a higher resistance is a poor conductor. एक ऐसा कंपोनेंट जो कि सेम साइज का ही दिख रहा है लेकिन करंट को बहुत ज्यादा रोक रहा है, मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है तो करंट कम फ्लो होगी, तो हम पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल देंगे। भाई गुड कंडक्टर तब बोलेंगे ना जब इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा से ज्यादा फ्लो हो, लेकिन ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, करंट को रोक रहा है, इस वजह से पुअर कंडक्टर हो गया। एंड इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर्स इवन हायर रेजिस्टेंस। यदि इंसुलेटर उसी साइज का कोई इंसुलेटर हम ले लें तब तो भाई साहब गजब हो जाएगा, बहुत सारे करंट को वो रोक लेगा, तो वो और ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है, इस वजह से उसको एकदम वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह देंगे। वो पहले से इंसुलेटर है तो क्या ही कंडक्ट करेगा। तो इस तरीके से ओम्स लॉ हम लोगों ने देख लिया। ओम्स लॉ की सिंपल सी डेफिनेशन है V इक्वल्स टू आई आर। इसको हम लोग R इक्वल्स टू V अपॉन आई भी कह सकते हैं, I इक्वल्स टू V अपॉन R भी कह सकते हैं। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अभी एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे तो इन सब फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब आज का अपना दूसरा टॉपिक, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। आखिर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस मतलब कि एक वायर जो है, एक वायर है, कोई भी कंपोनेंट है, वो कितने करंट को रोकता है, करंट को रोकता है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को रोकता है, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। हाँ, 11.3 Complete an electric circuit consisting of a cell, an ammeter, a nichrome wire of length L। ये सब चीजें हैं, तो इसको तुम पढ़ लेना, एक्टिविटी क्या है, ठीक है, पढ़ जरूर लेना, ठीक है। अब जो भी कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो देखेंगे, और तुम्हारी अगर इच्छा करेगी तो एक्टिविटी हम लोग संडे को, जितने भी एक्सपेरिमेंट है संडे को कर लेंगे, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया हम लोगों ने कि अमीटर रीडिंग डिक्रीजेस टू 1/2 when the length of the wire is doubled। बहुत ध्यान से समझो, ठीक है। अभी तक जो भी चीजें पढ़े हो उसी का यूज हुआ है। एक्टिविटी को अगर अभी हम लोग नहीं पढ़े लेकिन तब भी समझ में आ जाएगा। कह रहा है इट इज ऑब्जर्व दैट द अमीटर रीडिंग डिक्रीजेस टू 1/2 when the length of wire is double। देखो अमीटर जो है अपना, अमीटर किस चीज की रीडिंग शो करता है, करंट की। करंट किस पे डिपेंड करता है, जब रेजिस्टेंस कम होगा। यदि हम किसी चीज की लेंथ बढ़ा देंगे, हम अपने वायर की लेंथ बढ़ा दिए, हम अपने वायर की क्या करें, लेंथ बढ़ा दिए, तब क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ना भाई, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। करंट को जो अभी 1 किलोमीटर चलना था उसको 5 किलोमीटर चलना है, वायर को बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस जब ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो हमारी करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यही लिखा है कि ammeter reading decreases to 1/2 when the length of wire is doubled। जब वायर की लेंथ को डबल कर दिया गया तो अमीटर की रीडिंग क्या हो गई, 1/2 हो गई।
The emitter reading is increased when a thicker wire of the same material and of the same length is used in the circuit. और अमीटर की रीडिंग इंक्रीज कर जाती है कब? जब सेम मटेरियल का हम लोग थोड़ा सा थिकर वायर ले लेते हैं, मोटा वायर ले लेते हैं, तब अमीटर की रीडिंग क्या होती? इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब थिक वायर लेने से रेजिस्टेंस क्या हुआ? कुछ कम हुआ। ठीक है। A change in ammeter reading is observed when a wire of different material or of different material of the same length and the same area of cross section is used. मतलब एरिया भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है। तो अमीटर की रीडिंग हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं जब हम लोग अलग अलग मटेरियल का हम लोग क्या कर रहे हैं? वायर ले रहे हैं सेम लेंथ का और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का। On applying Ohm's law, we observe that the resistance of the conductor depends on its length, on its area of cross section and on the nature of its material. तो भाई साहब, अपना रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द वायर। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, कहां से हमारा करंट इंटर करेगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और तीसरा है नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, उस मटेरियल का नेचर क्या है। ऐसा तो नहीं लकड़ी दे दिया है। ठीक है, तो मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। तो ये तीन चीज पर डिपेंड करता है, तो ये सब लिख लेना, इंपॉर्टेंट चीज। Precise measurements have shown that resistance of a uniform metallic conductor is directly proportional to its length and inversely proportional to the area of cross section that is. मतलब कि R जो है रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? L के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L के। L क्या है? लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर की लेंथ जितनी बढ़ेगी, जितनी ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा, करंट उतना ही कम होगा, क्योंकि आई जो होता है करंट वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। यहां पर आर और एल की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस और लेंथ ऑफ वायर की बात कर रहे हैं। तो लेंथ ऑफ वायर हम जितना बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस भी उतना बढ़ता जाएगा, करंट उतना ही कम होता जाएगा। और रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना बड़ा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये समझ जाओ कि ये वायर है, तो यहां से करंट इंटर कर रहा है, तो ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया। जहां से वो एंट्री कर रहा है, जहां से करंट एंट्री कर रहा है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं R proportional to L upon A, R proportional to L upon A, R equals to, जब प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल्स टू लगाते हैं तो एक कांस्टेंट लग जाता है, और वहां पर हम लोग R कांस्टेंट कर दिए थे। ठीक है, यहां पर रो कांस्टेंट हो गया, इसको क्या कहते हैं? रो, RHO। ठीक है भाई, और इसको डिफाइन किया जाता है रजिस्टिविटी के नाम, where rho is a constant of proportionality and is called the electrical resistivity of the material of the conductor. इसको क्या कहते हैं? resistivity कहते हैं। property of a conductor which provide resistance to the current. resistivity क्या है? प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। ठीक है, the SI unit of resistivity is ohm meter. इसकी जो SI यूनिट है वो ओम मीटर है, मतलब रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट थी उसी के आगे मीटर लगा देना है हमें बस। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, द मेटल एंड एलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10 to power minus 8 ओम मीटर टू 10 to power minus 6 ओम मीटर। कह रहे हैं कि जो हमारे मेटल्स और एलॉय हैं ये बहुत ही कम रेजिस्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं, 10 to power minus 8 ohm meter, 10 to power minus 6 ohm meter. They are good conductors of electricity. इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? मानते हैं कि ये सब good conductors of electricity होते हैं। इंसुलेटर की बात करें, रबर और ग्लास have resistivity of the order of 10 to power 12 to 10 to power 17 ohm meter. अब कंडक्टर इंसुलेटर देख रहे हो कितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इनसे करंट बहुत ही कम फ्लो होगा, ना के बराबर। Both the resistance and the resistivity of material vary with temperature.
रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों के दोनों टेम्परेचर और मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, उसके हिसाब से कम ज्यादा होते हैं। टेबल 11.2 reveals that resistivity of an alloy is generally higher than of its constituent metals. Alloy do not oxidize readily at high temperatures. For this reason, they are commonly used in electrical heating devices. तो कह रहे हैं कि हम लोग मेटल्स का इस्तेमाल ना करके एलॉय का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो बहुत ही कम ऑक्सीडाइज होते हैं। ठीक है। Like electric iron, toasters, etc., tungsten is used almost exclusively for filaments of electric bulbs, whereas copper and aluminium are generally used for electrical transmission line. टंगस्टन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं फिलामेंट, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट जो लगा रहता है उसको टंगस्टन मटेरियल से वो बना होता है, और कॉपर और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कनेक्टिंग वायर्स, जो भी हमारे घर में तार वगैरह बिछाए जाते हैं, वायरिंग वगैरह की जाती है, वो एल्यूमिनियम और कॉपर वायर से की जाती है। ठीक है, तो इसके पीछे यही सब वजहें हैं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक भाई, यहां पर एक दिया गया है हमको टेबल, ठीक है, जिसमें अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी दी गई है। इसको याद करना जरूरी नहीं है, बस इनको देख करके हमें सवाल लगाने हैं। अब हमारे सामने कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो फॉर्मूले को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू आई आर, ये था अपना ओम्स लॉ। ठीक है, और एक फॉर्मूला अभी लिखे कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, ये जब रेजिस्टिविटी वगैरह निकालने के लिए कहा जाएगा तो ये करेंगे, और ये वाले में जब या रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाएगा या पोटेंशियल डिफरेंस या फिर करंट। ठीक है, तो ये दो का इस्तेमाल हमें करना है अगले अपने एग्जाम्पल के लिए। आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। इलेवन पॉइंट 3 हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ? इलेक्ट्रिक करंट मतलब आई पूछ रहा है, फर्स्ट वाले में आई पूछ रहा है। ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, मतलब V इज इक्वल टू 220 इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि V इक्वल्स टू आई आर होता है, देयरफॉर I इक्वल्स टू V अपॉन R। ठीक है, V कितना है? 220, R है अपना 1200। इसको सॉल्व करने 0 से 0 कैंसिल, 2 11 जा 22, ये 60 हुआ। और इसको सॉल्व कर लो भाई साहब, इधर 11 डिवाइड बाई 60, 61 जा 60, और उसके बाद 8 6 जा 480, और उसके बाद 3 टाइम्स 3 6 जा 18, 4 3 6 0 3 6 जा 18, कितना आया? 0.18। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके 0.183 भी लिख सकते हो, 0.18 एम्पियर लिख करके ऐसे छोड़ दो। ठीक है, क्लियर? फॉर्मूले इस्तेमाल किए हैं, आई निकालना था, V 220 वोल्ट दिया गया है और रेजिस्टेंस हमको 1200 ओम दिया है। ठीक है, V का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है आई आर, आई निकालना है तो V अपॉन आर हो गया, V अपॉन आर हो गया। ठीक, और उसके बाद V 220 दिया गया है, 1200 दिया गया है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 डिवाइड बाई 60 किए तो 0.18 एम्पियर हमारा आ गया। ठीक, इसी तरीके से B निकालते हैं। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर, करंट ही कह रहा है, क्वाइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, V 220 वोल्ट है और रेजिस्टेंस अपने को 100 ओम दिया है। ठीक है, यही ना। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर विल ड्रॉ
from a 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100 ohm. तो यहाँ पर भी V equals to IR, therefore I equals to V upon R. V है अपना 220 और ये है 100, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2.2 एम्पियर. I इक्वल्स टू 2.2 एम्पियर. मतलब क्वाइल के केस में, हीटर के क्वाइल केस में करंट ड्रॉ हो रहा है 2.2 एम्पियर का, लेकिन जब बात करेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब की तो 0.18 एम्पियर ड्रॉ हो रहा है. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो अलग अलग हो रहा है. ठीक, क्लियर है. अगला चलते हैं 11.4. 4 एग्जाम्पल है अपने पास. 11.4 द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट. V इक्वल्स टू 60 when it draws a current of 4 एम्पियर. ठीक है. अब what current, देखो पहला क्वेश्चन, पहला लाइन ये दिया गया है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर. इलेक्ट्रिक हीटर के दो टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 60 वोल्ट का है जब करंट 4 एम्पियर की फ्लो होती है. ठीक है. व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ, कह रहे हैं कि आखिर करंट क्या हो जाएगा, आखिर हमारा करंट क्या हो जाएगा. I1 कर देते हैं इसको. I1 क्या हो जाएगा यदि पोटेंशियल डिफरेंस को 120 वोल्ट कर दिया जाए, यदि पोटेंशियल डिफरेंस को 120 वोल्ट कर दिया जाए. ठीक है, ये बात. तो देखो हमको क्या निकालना पड़ेगा. देखो एक ही केस है, केस हमारा एक ही है, इलेक्ट्रिक हीटर है, एप्लियंस चेंज नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक हीटर ही है. तो रेजिस्टेंस जो होगा दोनों का कांस्टेंट होगा. अगर चाहो तो 120 वोल्ट की करंट दौड़ाओ, चाहे 60 वोल्ट की करंट दौड़ाओ. ठीक है, बात एक ही है. बात क्या है, एक ही है, क्योंकि एक ही मटेरियल से हम क्या कर रहे हैं, करंट को दौड़ा रहे हैं. तो रेजिस्टेंस दोनों का सेम होगा. यहां से हम लोग पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं. आर रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, V इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला होता है, देयरफॉर R इक्वल्स टू V अपॉन I हो जाएगा. V अपॉन I हो जाएगा. V कितना है 60 और I है 4, तो ये अपना आ जाएगा 15 ओम. R अपना कितना आ गया 15 ओम. अब बस यहां भी फॉर्मूले में रख दें. हमको I पूछ रहा है, I करंट पूछ रहा है ना, करंट पूछ रहा तो I का फॉर्मूला होता है V अपॉन R. V अपॉन R, V1 I1 इज इक्वल टू V1 अपॉन R. रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, तो V1 है अपना 120 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितनी है 15, तो 15 ओम रेजिस्टेंस है. ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होगा तो 8 आ जाएगा. तो I1 आ गया कितना 8 एम्पियर. तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर 8 एम्पियर ऑफ करंट will the heater draw, will the heater draw if the potential difference is increased, is इंक्रीज टू 120 वोल्ट. 120 वोल्ट यदि हम इंक्रीज कर देंगे तो 8 एम्पियर की करंट ड्रॉ होगी. समझ में आ गया होगा. ठीक है, देखो अगर सेम मटेरियल है तो रेजिस्टेंस जो होता है वो सेम रहता है, सेम मटेरियल का सेम रेजिस्टेंस रहता है. ठीक, तो यहाँ रेजिस्टेंस निकाले, उसके बाद फिर से फॉर्मूले में रख करके हमने आई की वैल्यू निकाल दी. ठीक है, समझ लेना इसको अच्छे से. अगला आता है resistance of a metal wire of length 1 meter, length 1 meter is 26 ohm. resistance क्या दे दिया गया 26 ohm. if the diameter of the wire is 0.3 millimeter, diameter दिया है, क्या दिया है diameter दिया है. what will be
रजिस्टिविटी मतलब रो निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है, रो निकालने के लिए हमें कह रहा है। और डायमीटर दिया है हमें, डायमीटर दिया है कितना 0.3 मिलीमीटर। सबसे पहले 0.3 मिलीमीटर को कन्वर्ट हम कर देंगे मीटर में, ठीक है, क्योंकि एसआई यूनिट कोई भी डिस्टेंस वगैरह की मीटर में होती है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे मिलीमीटर। मिलीमीटर देखो ऐसे देखो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो अगर 1 मीटर की बात करें तो इसमें होगा 1000 मिलीमीटर। 1000 100 दहमा 1000, ठीक है, 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होगा। तो 0.3 मिलीमीटर में 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 1000, 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मिलीमीटर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, अरे सॉरी क्या किए, देखो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर, हमको मीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर। तो 0.3 मिलीमीटर में बात करेंगे तो 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 1/1000 मतलब इस तरीके से। तो इसको हम क्या लिखते हैं 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3, ठीक है। 1 मीटर में 100 ही सेंटीमीटर तो होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 1 मीटर में कुल मिलाकर के 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। हाँ ठीक, तो 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3 मीटर आ गया, ठीक है। इस बात को समझ लिए। ये जो इस तरीके से टेबल बनाए थे हम, उसको अच्छे से समझ लो कि किस तरीके से हम लोगों ने निकाला है भाई। चलो 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 चलो, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है। अभी हम लोगों ने देखा था कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला था ना जिसमें रजिस्टिविटी थी। तो अगर रो की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए और नीचे चला जाएगा एल, ठीक है। आर क्या है, आर है अपना रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे निकालें, आर क्या है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 26 मल्टीप्लाइड बाई ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोई वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया देखोगे तो सर्कल का दिखाई देगा जहां से वो करंट इंटर कर रही है। तो फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहां फॉर्मूला में थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। वो क्या होगा कि यहां पर आर तो दिया नहीं गया है, यहां पे दिया गया है डी, डायमीटर दिया गया ना 0.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मिलीमीटर, सॉरी 10⁻³ मीटर। यहां पर हम क्या कर देंगे पाई डी अपॉन 2 का स्क्वायर, बात वही होगी, ठीक है। अब इसको आधा करने में बड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन टफ, ठीक है, और गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से d अपॉन 2 का होल स्क्वायर कर दिए तो d अपॉन 2 r हो जाएगा और r का स्क्वायर l। इसको सॉल्व करेंगे तो 26 मल्टीप्लाइड बाई पाई, या इसको 3.14 लिख दो फटाक से इस तरीके से, मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वायर, और ये 4 हो जाएगा तो नीचे 4l हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4l हो जाएगा, ठीक है। तो 26 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 और d का स्क्वायर यदि हम निकालें, d का स्क्वायर यदि अगर हम निकालें तो ये देखो 0.09 हो जाएगा, क्या 0.09 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 हो जाएगा, इतने में कोई दिक्कत। और 4 मल्टीप्लाइड बाई एल तो 1 मीटर ही दिया गया है, तो हमारा क्या बना 26 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 0.09 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 अपॉन 4। अब बस इसी को सॉल्व कर लेना है। तो देखो 2 2 ज़ा 4,
2 13 ज़ा 26, इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 0.75। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर उतनी जगह नहीं बची है। 13 मल्टीप्लाइड बाई 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 0.09, ठीक है। जितना भी आएगा उसके आगे 10⁻⁻6 इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करना, सिंपली पहले 13 और 0.75 को मल्टीप्लाई करो और फिर जो भी आए 0.09 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और उसके बाद जो भी रजिस्टिविटी आती है उसको अपने टेबल 11.2 से देखो कि किस मेटल की वो रजिस्टिविटी हो रही है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई साहब, क्योंकि इसमें 2-3 वैल्यू है जिसको समझना पड़ेगा खुद से कि एरिया कैसे निकलेगा, डायमीटर मिलीमीटर से कैसे मीटर तक पहुंचेंगे, तो ये सब चीजें हैं, ठीक है भाई। चलते हैं आगे 11.6 लास्ट क्वेश्चन अपना। A wire of given material having length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm, ठीक है। यहाँ पर केस 1 में क्या कह रहा है कि हमारी लेंथ ऑफ वायर L है, एरिया A है और रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम का है, ठीक है। केस 2 में कह रहा है कि अगर लेंथ L/2 कर दी जाए, मतलब लेंथ जितनी थी हमारी उसकी आधी कर दिया जाए और एरिया को बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, यही बात है, ठीक है। अब एरिया का एरिया आ गया, लेंथ आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, फॉर्मूला कौन सा बनेगा, दूसरा वाला। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला क्या था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 4 ओम, 4 इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां से रो की वैल्यू आ जाएगी, रो इक्वल्स टू 4A अपॉन L, रो की वैल्यू क्या आ गई 4A अपॉन L आ गई केस 1 से। अब यहां पर इसी फॉर्मूले को हम लगा देंगे, रेजिस्टेंस कह रहा है निकालने के लिए, रो L अपॉन A फॉर्मूला होता है ना भाई, रो L अपॉन A ये फॉर्मूला है तुम्हारा, ठीक है भाई। अब रजिस्टिविटी दोनों की सेम रहेगी, क्योंकि क्या हुआ है, व्हाट वुड रेजिस्टेंस अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल सेम है, तो रजिस्टिविटी यही वाली लग जाएगी। तो R इक्वल्स टू रजिस्टिविटी हम यहां पर 4A अपॉन L लिख दें, यहां से रजिस्टिविटी दोनों की सेम है, सेम मटेरियल है, तो 4A अपॉन L मल्टीप्लाइड बाई लेंथ अपनी हाफ हो गई है, मतलब L/2 हो गया है, और एरिया जो है वो डबल हो गया है, तो 2A। ये 4A अपॉन L मल्टीप्लाइड बाई L, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 4A बन जाएगा, ये L1 जा L, 4 एम्पियर कैंसिल हो गया, तो रेजिस्टेंस अपना 0 नहीं होगा 1 ओम होगा, क्योंकि ये 1 से कैंसिल हो गया ना, तो 1 ओम। रेजिस्टेंस कितना प्रोड्यूस होगा उस वायर से जिसकी लेंथ हाफ कर दी गई और एरिया क्रॉस उतना एरिया डबल कर दिया गया, 1 ओम उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ के इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लिए हैं। अब तुम्हारे पास काम कुछ इस तरीके से रहेगा कि ये अपने जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन हैं, 5 तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन हैं, इनको थोड़ा सा देख लेना, जो भी हैं कर लेना, ना समझ में आए तो शाम को पूछ लेना, ठीक है। तो काम क्या क्या रहेगा, इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, प्लस जो तुम्हारे पढ़ाया उसकी प्रॉपर अच्छे तरीके से रीडिंग जरूर कर लेना भाई साहब। अगर कहीं कोई दिक्कत है, किसी लाइन में समझ में नहीं आया है तो उसको पूछ लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हुए इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।